हमारे देश में धर्म बदला जा सकता है पर जात नहीं बदली जा सकती। कि मेरे पिताजी इन सब गीता, कुरान या कुछ भी हो, किसी भी इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। वो कहते थे पूजना है तो संविधान को पूजो, क्योंकि वो आपको आपके अधिकार से मिलाता है, आपके अधिकार दिलाता है। वो एकमात्र समाजवादी थे जो पाखंड अंधविश्वास के विरोधी थे, मंदिर नहीं टहलते थे। महिला आरक्षण में मेरे पिताजी ने ही अकेले सदन में खड़े होकर बात कही थी कि जहर खा लेंगे लेकिन इस आरक्षण को लागू नहीं होने देंगे जब तक इसके अंदर कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जाता। कितनी महिलाएं हैं समाज में जो समाज में रहकर समाज के हित में काम करती है, जब तक वो सदन में नहीं पहुंचेंगे, हम उनके कमजोर महिलाओं के हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो महिला आरक्षण किस काम का। एनडीए और इंडिया में क्या मूलभूत अंतर आप पाती हैं? बीजेपी और एनडीए जिस मुहिम से देश को नफरत के जरिए बांटने की कोशिश कर रही है, इंडिया गठबंधन मजबूती से उसके खिलाफ खड़ा है। वास्तविकता ये है कि लोगों ने अपने घर से टीवी के कनेक्शन भी हटा दिए, सब यूट्यूब पे अब यही देखते हैं कि जनता का सही रुझान क्या है। तो जनता चाह रही है बदलाव, जनता चाह रही है महंगाई से निजात। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ सुहासिनी शरद यादव जी हैं। नाम से स्पष्ट है कि शरद यादव जी की बेटी हैं, जिन्होंने राजनीति अपने सिद्धांतों के हिसाब से की। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जाने के बाद उनके सिद्धांतों को जीवित रखते हुए आपने अंतिम संस्कार उसी ढंग से किया जैसा वो चाहते थे। एक बेटी के तौर पर उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल में लाना कितना मुश्किल लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपके सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे आपने भी कवर किया था ये मुद्दा, जो जिस तरीके से हमने अपने पिताजी का कार्य क्रियाक्रम किया था, शुरू से ही उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी धारणा रखी थी कि जो समाज के हित में हो। वो किसी भी तरीके से पाखंड में मतलब विश्वास नहीं करते थे और उनको लगता था कि जीवन ऐसा जियो कि आप मरने के बाद भी याद किए जाओ। जैसे मृत्यु भोज हो गया या लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करना, भेदभाव नहीं, वो इन सब चीज़ों का एक वो स्थापना करना चाहते थे समाज में। और ऐसे ही मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो समाज में एक बड़ा मैसेज देती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने सिद्धांतों को अगर अपने घर में ही नहीं स्थापित कर पाऊँगा तो मैं समाज में क्या स्थापित करा इतने साल उन्होंने। तो इसलिए हमने उनकी इच्छा अनुसार उनका दाह संस्कार उनके पैतृक गाँव में किया। उनकी इच्छा थी मेरे बेटी और बेटा दोनों, क्योंकि उन्होंने हमेशा परिवार में भी हम दोनों को एक समान रखा। वही हुआ, हमने अंत्येष्टि दी उनको आखिरी मिलकर। और तीसरा उनका था कि मेरे जो फूल होते हैं उनको गंगा में या किसी भी नदी में प्रभावित, हमारे यहाँ नर्मदा है, किसी भी नदी में, ताकि वो दूषित ना हो। वो प्रकृति को बहुत प्रेम करते थे। तो जो भी कुछ उन्होंने बोला हमने किया। मृत्यु भोज मत करना, क्योंकि कई इलाकों में इतना पिछड़े और इतनी गरीबी है कि लोग अपने खेत बेच के ये सब करते हैं। तो बस यही प्रयास था कि समाज में, और जो उन्होंने शुरू से जिस सिद्धांतों पे वो जिए हैं उनको हम उनके जाने के बाद जिंदा रखें। इस दौर में मैं खुद खुले मन से ये बात कहता था कि मैं जितने भी समाजवादी नेताओं से अपने जानकारी में मिला, उनमें शरद जी ऐसे थे जो पूरी तरीके से पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी थे। आज के दौर में क्या संभव है किसी नेता में देखती है कि इस तरह की राजनीति कर सकता है, जो वो बोलते थे स्पष्ट मन से बोल सकता है? देखिए, मैं अपने आप को भी नहीं देखती हूँ वहाँ पर, और मैं सोचती हूँ कि जिस तरीके की एक सफ़र, राजनीतिक सफ़र, सामाजिक सफ़र तय करके जो सामाजिक योद्धा रहे हैं, खाली मेरे पिताजी ही नहीं, चाहे आप जिनका भी नाम ले लीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी, काशी राम जी, महात्मा फूले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उन सबका जीवन एक संघर्ष का जीवन था। कुछ लोग उनके सिद्धांतों को आज भी लेके चल रहे हैं और कुछ लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं। जो चीज़ मूल्य करने लायक है वो ये है कि हम कैसे, जो समाजवाद की धारा इस देश में स्थापित की गई थी, हम जैसे यंग जनरेशन पे, मैं ये नहीं कहती कि वो राजनीतिक किसी पार्टी से, दल से जुड़ा हो, ये हम जैसे युवा और नए नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको एक अच्छी दिशा में लेकर जाए और समाज में लोगों को प्रेरित करें समाजवाद के बारे में, जो लोग आजकल उससे हटते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, गैप आ रहा है। देखिए, मंडल कमीशन की बात करना, पिछड़ा वर्ग की बात करना, जातिवार जनगणना की बात करना, इसमें तो मैं सहमत हूँ कि हाँ, पिछड़े वर्ग की बात हो रही है, बहुजन की बात हो रही है, लेकिन एक अंतर है
जिसकी वजह से मैं शरद जी को आज भी बहुत मानता हूँ। वो एकमात्र समाजवादी थे जो पाखंड अंधविश्वास के विरोधी थे, मंदिर मंदिर नहीं टहलते थे। ये बात नहीं, ये आपने बात, मैं उस पर आ रही थी, जो आपने भी तीनों काम याद दिलाए, वो ये मानते थे कि ये उनकी पिच है। पिच भी और जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं कि जो 3 काम इतिहास में हुए हैं जो पिछड़ों के लिए किए गए, जिसकी चर्चा हुई इस देश के सदन में, उस बात को करने वाले प्रखर तौर पे मेरे ख्याल से संभवतः मेरे पिताजी ही थे, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाने में जिस तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने रातों रात इसको पलट के रख दिया। क्योंकि मेरी माँ मुझे आज भी हम लोगों को बताती है कि किस तरह रात के अंधेरे में 2 बजे वीपी सिंह जी का फ़ोन आया था कि शरद जी जो आपने कहा मैंने कर दिया, क्योंकि उनको अगले दिन जाके देवीलाल जी के साथ मंच साझा करने की उन्होंने बात कह दी थी। मोह था, सत्ता का मोह था या जो कुछ भी था, वीपी सिंह जी ने ये करा, हम इसका स्वागत करते हैं, समर्थन भी किया लोगों ने। जो असली मूल जनसंख्या है देश की, उसने तो समर्थन किया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, वो तो स्वाभाविक था। दूसरा, आपने यहाँ पे महिला आरक्षण की बात करी। महिला आरक्षण में मेरे पिताजी ने ही अकेले सदन में खड़े होकर बात कही थी कि जहर खा लेंगे लेकिन इस आरक्षण को लागू नहीं होने देंगे जब तक इसके अंदर कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया जाता। क्योंकि महिला को आरक्षण देना बहुत अच्छी बात है, सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन उस महिला का क्या जो अंतिम पायदान पर खड़ी है, जो घास छीलने का काम करती है, दूध बेचने का काम करती है। हम कितनी महिलाएं हैं समाज में जो समाज में रहकर समाज के हित में काम करती है, जब तक वो सदन में नहीं पहुंचेगी, हम उनके कमज़ोर महिलाओं के हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो महिला आरक्षण किस काम का। तीसरा, जातिगत जनगणना। वो जाति व्यवस्था में मेरे पिताजी का ये कहना था कि वो कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करना चाहते थे। वो बाबा साहब की लाइन को लेकर, उनके मिशन को लेकर बिल्कुल उनका सीधा विजन था कि जाति व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। और वो खुद ये बात कहते थे कि महात्मा गांधी जी भी इसके पक्ष में तब आए जब बाबा साहब ने दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसा शानदार उन्होंने अपना भाषण दिया, तो उससे प्रेरित होकर उनके विचार बदले। तब उनको समझ में आया कि देश की जो ये बीमारी है, ये जाति बीमारी है। या आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी नीरज जी, आज जिस देश विकट परिस्थिति में है, जो हमारे देश का इतिहास रहा है, हमारे देश में धर्म बदला जा सकता है पर जात नहीं बदली जा सकती। सही है। आप राष्ट्रीय संविधान महासम्मेलन में शामिल हुई, राहुल गांधी भी इस मंच पर आए, तो एक बात क्लियर है कि आप वैचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक भी इस बात को समझें कि एनडीए और इंडिया में क्या मूलभूत अंतर आप पाती हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा भी हूँ और राहुल गांधी जी का जब से सामाजिक न्याय की जो उन्होंने एक ये मुहिम चलाई है, मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ इसीलिए ही है क्योंकि एक सामाजिक न्याय की बात करें, मेरे घर से निकली वो धारा है, मेरे घर में मैंने वो जिया है, बहुत करीब से देखा है ये सब चीज़ें जो मैंने 3 बातें आपको बताई। तो मेरा एक व्यक्तिगत लगाव है इस चीज़ से और मैं चाहती हूँ उनके विचारों को मैं लोगों के बीच में लेके जाऊँ और इंडिया गठबंधन मजबूती से आपने कांग्रेस का न्याय पत्र भी देखा होगा, उसमें साफ कहा गया है कि हम लोग जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। और राहुल गांधी जी ने अपने लाइफ का मिशन बताया है इसको कि अब चाहे कुछ हो जाए पर मुझे ये मुद्दा छोड़ना नहीं है और जातिगत जनगणना होके रहेगी। ये इसीलिए नहीं है कि हम जात पात पे बांटना चाह रहे हैं, ये इसलिए है कि देश की पिक्चर क्लियर हो जाए, देश में पता चल जाए कि कितने लोगों की कितनी संख्या है। अब जानवरों की भी करो, पेड़ पौधों की करो, इंसानों की तो करो, धर्म की भी करो, सबकी करो। तो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है देश में इसके खिलाफ, ये बिल्कुल भ्रम करने की बात है। पर जो असली खाटी समाजवादी आदमी है, जो खाटी अंबेडकर को मानने वाला आदमी है, वो इस बात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि संविधान खतरे में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ संविधान बदल दिया जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो संविधान एक ऐसी चीज़ है कि एक जिंदा कौमों के लिए, इबादत के लिए जो किताब, अगर क्योंकि मेरे पिताजी इन सब गीता और कुरान या कुछ भी हो, किसी भी इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। वो कहते थे पूजना है तो संविधान को पूजो, क्योंकि वो आपको आपके अधिकार से मिलाता है, आपके अधिकार दिलाता है। और जो शोषित लोग हैं उनका शोषण का जो सार है इस संविधान में। तो बिल्कुल बीजेपी और एनडीए जिस मुहिम से देश को नफरत के ज़रिए बांटने की कोशिश कर रही है, इंडिया गठबंधन मजबूती से उसके खिलाफ खड़ा है। इंडिया गठबंधन का अंडर करंट है, मैं सीधी बात कहूँगी,
मीडिया में कोई लोग नहीं दिखा रहे, आप जैसे लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वास्तविकता ये है कि लोगों ने अपने घर से टीवी के कनेक्शन भी हटा दिए, सब यूट्यूब पे अब यही देखते हैं कि जनता का सही रुझान क्या है। तो जनता चाह रही है बदलाव, जनता चाह रही है महंगाई से निजात, जनता बेरोजगारी से परेशान है। अग्निवीर कोई नहीं चाहता था, उन पे थोपी गई है। किसान आत्महत्या कर रहा है। इन सब चीज़ों को हमको समझना होगा और इन सब के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की हमें रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, हालांकि आ नहीं रहे हैं, तभी आप देखिए चुनाव बिल्कुल शांत हो गया है और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। तो 80% लोग जिनका मन उदास है, हताश है, जो परेशान है, वो इस बार बदलाव चाहते हैं। सुहासिनी यादव जी को आपने सुना, बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जनता शांत है। इसका मतलब मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। 4 जून तय करेगा कि इन तमाम मुद्दों का, इन तमाम भाषणों का, मैनिफेस्टो का, उसमें किए गए वादों का जनता पर कितना असर रहा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।